साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बगल में जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें एक बच्चा अपनी मां के कफन से खेल रहा है। उस बच्चे को यह एहसास ही नहीं है कि जिस कपड़े से वो खेल रहा है वो कपड़ा अब उसकी मां का कफन बन चुका है, क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में ही नहीं रही। इस घटना को देख करके क्या मानवता शर्मसार नहीं हो रही है? लेकिन कुछ लोगों के लिए मानवता शर्मसार तब होती है जब सामने टारगेट उनके निशाने के अनुरूप यानी कि उनके एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठता है। तमाम सारे एजेंडा सेटर समाज सेवियों का इस घटना पर ट्वीट नहीं आया। इस घटना को पूरे देश में चर्चित हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि अगर इस घटना पर ट्वीट करते तो उनको अपनी पसंदीदा सरकारों पर और उनमें बैठे हुए रहनुमाओं पर सवाल उठाना पड़ता, क्योंकि उन्हीं लोगों की अव्यवस्थाओं का शिकार हो करके ये मजदूर महिला ट्रेन से आ रही थी। उसको खाना पीना कई दिनों से नहीं मिला था, ट्रेन भी कई दिनों तक फंसी रही, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो गई। वो कुछ बीमार भी थी। अब केरल से एक खबर आई कि वहां गर्भवती हथनी की मौत हो गई। ये तमाम सारे एजेंडा सेटर, समाज सेवी और सेलिब्रिटीज एक स्वर में हुआ करने लगे, क्योंकि यहां पर टारगेट करने से उनके आकाओं को संतुष्टि मिलती है। सबसे पहले बीजेपी के आईटी सेल इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ। उसने देखा कि अगर केरल पर सवाल उठाए जाएंगे तो उसकी पार्टी को हर कीमत पर लाभ मिलेगा। बीजेपी आईटी सेल ने एजेंडा सेट किया। उसकी मानसिकता से जुड़े हुए तमाम फिल्म मेकर्स, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग, उद्योगपति सक्रिय हो गए। तो एक सेलिब्रिटी जर्नलिज्म जो होती है वो उत्पन्न हो गई और सेलिब्रिटीज को दुख उत्पन्न हो गया। सेलिब्रिटीज को दुख उत्पन्न हुआ तो पूरे देश में उनसे जुड़े हुए प्रशंसकों को दुख उत्पन्न हुआ और मजदूरों की बेबसी पर, मजदूरों के पांव के छालों पर, उनकी मौत पर, भुखमरी पर, जिन लोगों को अभी तक कष्ट नहीं हो रहा था, उनको एक हथनी की मौत पर कष्ट होने लगा। हथनी की मौत पर मुझे भी कष्ट है, लेकिन एजेंडा कैसे सेट होता है इस पूरे वीडियो को सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद जब सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर लिया, पूरे देश में माहौल बना, तो इस सहानुभूति को बटोरने की कोशिश की गई। जब उस गर्भवती हथनी का एजेंडा सेट करके पूरे देश भर से सहानुभूति बटोर ली गई, अब खेल शुरू हुआ भावनाओं की खरीद फरोख्त का खेल। उस खेल में सबसे पहले बीजेपी का आईटी सेल उतरा। उसने उस घटना को सीधे सीधे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उसमें साथ दिया तमाम सारे संस्थानों में, जिसमें सबसे पहले आता है एनडीटीवी का नाम। इसमें खबर छापी गई, उसमें जगह का गलत जिक्र किया गया। इस नफरत के माहौल को बनाने में सबसे पहले साथ दिया गोदी मीडिया ने। एएनआई से लेकर रिपब्लिक, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, न्यूज नेशन समेत तमाम सारे चैनलों ने जगह गलत दिखाई। घटना का इतना फर्क पड़ता है कि घटना किस जगह हुई है, चूंकि तमाम सारे लोगों ने घटना की जगह मल्लपुरम दिखाई, जबकि घटना की जगह पलक्कड़ थी। घटना की जगह बदलने से इतना फर्क पड़ा कि मल्लपुरम चूंकि एक धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम बाहुल्य जगह है, तो तमाम सारे सेलिब्रिटीज को और हिंदुत्व के ठेकेदारों को टारगेट करने का मौका मिला और उन्होंने मल्लपुरम को लेकर के ट्वीट करना शुरू कर दिया। हालांकि एनडीटीवी में जो खबर लिखी थी शैलजा वर्मा, उन्होंने ट्वीट करते हुए माफ़ी मांगा। उन्होंने कहा मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, गलती से मैंने उस घटना का मल्लपुरम दिखा दिया, जबकि ये घटना पलक्कड़ जगह में हुई थी। इसके अलावा एक बात के लिए और गलती मानी, उन्होंने अंग्रेजी में जो एक खबर लिखी थी उसमें उन्होंने शब्द लिखा फेड पाइनएप्पल, यानी कि हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया, जबकि खबर ये थी हथनी ने पटाखों से भरा अनानास खाया, यानी कि एट पाइनएप्पल। खाया और खिलाया में फ़र्क ये होता है कि खिलाया में यानी कि जानबूझकर किया तो उनको टारगेट भी बड़ा आसानी से मिल रहा था, और धोखे से खाया इसका मतलब किसी ने खिलाया नहीं, हथनी ने धोखे से, किसानों ने जो वहाँ पर जंगली सुअर के लिए पटाखे लगा रखे थे उनमें से कोई विस्फोटक खा लिया। अब एक नफरत का स्टेप और आगे बढ़ता है। बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय एक ट्वीट करते हैं, चूंकि वो बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, पेड वर्कर हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, वो अपनी पार्टी की विचारधारा को, नफरत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दीपक चौरसिया, जिसको आप पत्रकार मानते हैं, ये व्यक्ति भी ट्वीट करता है और इन लोगों के खेल में शामिल हो जाता है। दीपक चौरसिया लिखता है केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में अमजद अली और तामीम शेख की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेला दीपक चौरसिया नहीं, सुदर्शन न्यूज
घोषित तौर पर संघीय एजेंडे पर काम करने वाला चैनल है, इसने भी पुष्टि की और इन दोनों के नाम लिए। इसके अलावा प्रशांत पटेल उमराव ने भी ट्वीट किया। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीआईएल करके चर्चा में आए थे, संघीय एजेंडे पर चलने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील माने जाते हैं। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्वीट किया, मोहम्मद अमजद अली और थामीम शेख को केरल में हाथी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे मदरसा से पढ़े लिखे हैं। केरल को साक्षर राज्य कहा जाता है। आईएसआईएस के ज़्यादातर आतंकी केरल से शामिल हुए थे। अगर आप सच बोलते हैं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। अगर ये एजेंडा सेटिंग नहीं है तो प्रशांत पटेल उमराव साहब, मैं पूछना चाहता हूं, आप अपना ट्वीट डिलीट करके भाग क्यों गए? वो तो तमाम सारे लोगों ने इनका ट्वीट सुरक्षित करके रख लिया था। बगल में आप ट्वीट देख रहे हैं, अंग्रेजी में इन्होंने ट्वीट किया था, मैंने उसका हिंदी अनुवाद आपको बताया है। इसके अलावा मेनका गांधी जो इस समय राजनीतिक नेपथ्य में चली गई थी, उनको भी सामने लाया गया, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि तथाकथित रूप से उनको जानवरों की बड़ी चिंता रहती है। तो एक सुनियोजित साजिश के तहत मेनका गांधी का बयान लिया गया। मेनका गांधी ने अपने बयान में एक नया दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा, केरल में हर साल 600 हाथियों की मौत होती है। अब चूंकि पार्टी का थिंक टैंक जिस तरह का होता है, ऊपर से जिस तरह के विचार नीचे आते हैं, पार्टी उसी तरीके से काम करने लग जाती है। चूंकि पार्टी के लोगों को बताया गया है, कितनी भी लफाजी करो, कोई आपका इस बात को चेक करने वाला नहीं है। जो आप कह दोगी गोदी मीडिया उसी में साथ देगा। लेकिन हमारे जैसे लोग चेक करने के लिए बैठे हैं। यहां पर मेनका गांधी ने केरल सरकार के खिलाफ एक सुनियोजित एजेंडा फिक्स किया था। उन्होंने कहा, केरल में अकेले एक साल में 600 से ज्यादा हाथी मर गए। जब हमने इसका रियलिटी चेक किया तो ये आया कि पूरे देश भर में 4 साल में 373 हाथियों की मौत हुई है। इसका मतलब पूरे देश भर में 94 हाथी प्रति साल मारे गए हैं। और इन्होंने बता दिया था कि 600 हाथी अकेले केरल में मरे। ये इन्होंने एजेंडा सेट किया और केरल को सीधे तौर पर निशाने पे लिया, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री की तारीफ लगातार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए हो रही थी। बीजेपी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि किसी गैर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कोरोना के मामले में हो जाए? तो वो लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। एक मामला मिला, उसको पूरे देश भर में प्रचलित किया गया और लगातार सवाल उठाए जाने लगे। अब मैं जो बातें कह रहा हूं उसकी पुष्टि के लिए कुछ वजह बता देता हूं। मोहम्मद अमजद अली, थामीम शेख की गिरफ्तारी अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6 जून को, अभी तक इन दोनों की गिरफ्तारी ना की गई है और ना केरल के वन विभाग ने पुष्टि की है कि इन दोनों लोगों का इसमें कोई आरोप है। इसका मतलब फर्जी दोनों नाम गढ़े गए हैं। इस मामले में केवल एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स 5 जून 2020 को खबर छापता है कि इस मामले में पी विल्सन नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। डीडी न्यूज मलयालम का ट्वीट आप बगल में देख सकते हैं। 5 जून को इसने ट्वीट किया, बताया कि इस मामले में केवल पी विल्सन नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया भी कह रहा है, 6 जून को उसने खबर छापी, पी विल्सन नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार जो क्षेत्र में आईएफएस हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी हैं, उन्होंने अपना बयान देते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी तक ये कहीं से भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसको जबरन खिलाया गया है या उसने धोखे से खा लिया है। इसलिए क्योंकि जंगली हाथी के पास जाकर के किसी भी किसान की हिम्मत नहीं है कि उसको जबरन कुछ खिलाया जाए। इसका मतलब अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं कि किसानों ने जंगली सूअर को भगाने के लिए जो विस्फोटक जगह जगह पर रखे थे, संभवतः उन्हीं में से कोई विस्फोटक इस हथनी ने खा लिया हो और इसके बाद उसकी मौत हो गई हो। सुरेंद्र कुमार ये भी कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी कहीं पर स्पष्ट तौर पर जिक्र नहीं किया जा सकता कि उसके अंदर जो घाव बने थे वो किसी विस्फोटक की वजह से ही बने हों। इसके अलावा केरल के मुख्य वन संरक्षक भी स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि अभी तक इस मामले में यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि आखिर उस हथनी ने वो विस्फोटक खाया भी था या नहीं खाया था, और खाया भी था तो कैसे खाया था, कैसे वो उसकी जद में आ गई। मुख्य वन संरक्षक ये जरूर मानते हैं कि हमें काफ़ी समय से इस तरह की शिकायतें जरूर मिल रही थीं कि स्थानीय किसान अपने खेतों से जानवरों को और ख़ास तौर से जंगली सूअरों को दूर रखने के लिए कुछ खास फलों में इस रख करके इस तरह के विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी जानवर का पैर पड़े और वो जानवर उन फसलों से दूर भाग जाए, उनकी फसलों को नुकसान ना हो। आप सोच सकते हैं कि एक खबर जिसमें एंगल ये था कि एक गर्भवती हथनी की मौत हुई,
हम सबको उस घटना पर शर्मसार होना चाहिए, हम सबको उस घटना पर सहानुभूति भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इतने मूर्धन्य पत्रकारों से, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से, बीजेपी के आईटी सेल के लोगों से, इसके अलावा उन सिलेक्टिव समाज सेवियों से जो सिलेक्टिव घटनाओं पर ही अचानक से ट्विटर पर जागृत हो जाते हैं और उनकी मानवता जाग जाती है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद अमजद अली, थामीम शेख का नाम आपको किसने बताया? जब अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी हुई ही नहीं है तो आखिर इन दोनों के नाम आपने सोशल मीडिया पर वायरल क्यों किए? क्या ये नफरत फैलाने का प्रतीक नहीं है? इसी तरीके से तमाम सारी घटनाओं पर ये लोग एजेंडा सेट करते हैं और हमारे आपके जैसे तमाम सारे लोग इनके एजेंडा में फंस जाते हैं। इस समय जिन लोगों ने एजेंडा सेट किया वो तो इस घटना से दूर हो गए, लेकिन तमाम सारे वो लोग जो कहीं भी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाना शुरू कर दिया। ये एजेंडा सेटर सेलिब्रिटीज और एजेंडा सेटर पत्रकारों के गठजोड़ का ही परिणाम है कि मुद्दे भटकाने के लिए इन्होंने गौ माता के बाद हथनी माता ले आए। इन सारे लोगों को उस समय चिंता नहीं थी जब सड़क पर चलते हुए तमाम सारी घटनाएं आई कि मजदूर महिलाओं ने सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके 1.5 घंटे बाद चल करके सैकड़ों किलोमीटर दूर गईं। उसी समय ये भी खबरें आई कि कई महिलाओं ने सड़कों पर भी दम तोड़ दिया। उसी दौरान ये वीडियो जो मैंने दिखाया था वो वीडियो भी वायरल हुआ। तमाम सारी ऐसे खबरें आई जब तमाम गर्भवती महिलाओं ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उस समय ये सेलिब्रिटीज वाली पत्रकारिता और ये सिलेक्टिव लोग पूरी तरीके से गायब थे। इसका एक उदाहरण और मैं बता देता हूं। तेलंगाना में देसी विस्फोटकों से, इसी तरीके के विस्फोटक से एक आदमी की जान चली गई थी पिछले साल। बेंगलुरु में 2014 में जंगली सुअर मारने के लिए जो देसी बम बनाए गए थे उनसे 2 आदमी बुरी तरीके से घायल हुए थे। 2017 में मध्य प्रदेश के विदिशा में एक गाय ने गलती से ऐसा ही विस्फोटक खा लिया था। उस समय शंखनाद वेबसाइट ने इस पूरी खबर को फेक न्यूज बनाते हुए मुस्लिमों से जोड़ दिया था और कहा था कि गाय ने जो विस्फोटक खाया था उसको मुस्लिमों ने खिलाया था। इन दोनों घटनाओं में एक चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं, उनके पक्ष में या विपक्ष में कोई ये बताने नहीं आता है कि उनके नाम पर जो ये राजनीति कर रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत। इसलिए बेजुबान जानवरों को अपनी राजनीति का प्रतीक बनाया जाता है। हिंदू जो मैथोलॉजी है उसमें भी हाथी और गाय दोनों को पूजनीय बता दिया जाता है। उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं और आपकी भावनाओं को बेचने की कोशिश की जाती है। समान तरह की 3 खबरें मैंने बताई। इंसान को नुकसान पहुंचा, कहीं पर भी उसका एजेंडा सेट नहीं किया गया। एक खबर में हथनी को नुकसान पहुंचा, एक में गाय को नुकसान पहुंचा, दोनों को माता बनाया गया और आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया गया और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर लिया गया। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खोले रखिए और इन लोगों की इस साजिश को खुली हुई आंखों से देखिए, लोगों को बताइए। जाने अनजाने आप लोग इन लोगों की एजेंडा सेटिंग का शिकार हो करके वास्तविक मुद्दों से भटक जाते हैं। क्योंकि मुद्दा यह था कि इस समय देश में मजदूरों की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने मुद्दा भटका दिया और आपको एक अजीब तरह के भ्रमजाल में उलझा दिया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। मैं इसी तरीके से इन एजेंडा सेटरों का अपनी क्षमता से पर्दाफाश करता रहूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है